नमस्कार व्यूअर्स। हिंदी साहित्य श्रृंखला के तहत हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर रहे हैं। इस सीरीज के तहत हमने आदिकाल, जो हिंदी साहित्य का शुरुआती समय रह चुका है, उस पर चर्चा की। फिर उसके बाद मध्यकाल, जिसे विद्वानों ने सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। इसके पूर्व मध्यकाल को भक्तिकाल का नाम और उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल का नाम दिया गया या इस नाम से जाना जाता है। तो आज हम रीतिकाल पर ही संक्षिप्त तौर पर चर्चा करेंगे। देखिए, हर परिवर्तन के कोई ना कोई सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारण या परिस्थितियां रहती हैं, जिससे नए दौर की शुरुआत होती है। उसी तरह से हिंदी साहित्य में भी समय समय पर परिवर्तन होते रहे और भक्ति काल के बाद जो समय आया उसे रीतिकाल के नाम से जाना गया। आइए जानते हैं रीतिकाल कब, क्यों और कैसे आया। जैसा कि हम जानते हैं, हिंदी साहित्य के मध्य युग को पूर्व मध्यकाल तथा उत्तर मध्यकाल के नाम से जाना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका सीमा निर्धारण 20वीं संवत 1700 से लेकर 1900 तक माना है। अर्थात सन में बात करें तो सन 1643 ईस्वी से सन 1843 ईस्वी तक। रीति काव्य साहित्य का आरंभ कैसे होता है? रीति काव्य रचना का आरंभ एक संस्कृतज्ञ ने किया। ये थे आचार्य केशव दास, जिनकी सर्वप्रसिद्ध रचनाएं हैं कवि प्रिया, रसिक प्रिया और रामचंद्रिका। कवि प्रिया में अलंकार और रसिक प्रिया में रस का सोदाहरण निरूपण है। लक्षण दोहों में और उदाहरण कवित सय्ये में है और लक्षण लक्ष्य ग्रंथों की यही परंपरा रीति काव्य में भी आगे जाकर विकसित होती है। केशव दास की रामचंद्रिका एक प्रबंध काव्य है, जिसमें भक्ति की तन्मयता के स्थान पर एक सज्जन कलाकार की प्रखर कला चेतना प्रस्फुटित होती है या हमें देखने को मिलती है। अब जानते हैं कि आखिर इस काल को रीतिकाल नाम ही क्यों दिया गया। क्योंकि देखिए, काव्य में क्या होता है, एक विशिष्ट रचना पद्धति को रीति कहा जाता है। जैसे कि आचार्य वामन ने विशिष्ट पद रचना रीति कहकर इसे इंगित किया। आचार्य वामन का मानना था कि रीति काव्य वह काव्य है जिसकी रचना विशिष्ट पद्धति अथवा नियमों के आधार पर की गई है। रीतिकाल के उदय के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि इसका कारण जनता की रुचि नहीं, बल्कि आशयदाताओं की रुचि थी, जिसके लिए वीरता और आक्रमणता का जीवन बहुत कम रह गया था। इसी तरह हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार अगर हम जानें तो संस्कृत के प्राचीन साहित्य विशेषता, जैसे कि रामायण और महाभारत से यदि भक्ति काल के कवियों ने प्रेरणा ली, तो रीतिकाल के कवियों ने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से प्रेरणा व प्रभाव लिया। लक्ष्मण ग्रंथ नायिका भेद, अलंकार और संचारी भावों की पूर्व निर्मित वर्गीकरण का आधार लेकर यह कवि बदी सदी बोली में बधे सदे भाव के कवायद करने लगे। अर्थात तभी जो है रीतिकाल का आरंभ हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। इसी तरह डॉक्टर नगेंद्र ने भी अपने विचार रखे कि घोर सामाजिक और राजनीतिक पतन के उस युग में जीवन बाहरी अभिव्यक्तियों से निराश होकर घर की चार दीवारी में कैद हो गया था। घर में न शास्त्र चिंतन था और न ही धर्म चिंतन। अभिव्यक्ति का एक ही माध्यम रह गया था, वह था काम। जीवन को बाहरी अभिव्यक्तियों से निराश होकर मन नारी के अंगों में मुंह छिपाकर विशुद्ध विभोर तो हो ही जाता था। अर्थात ये इनका मानना रहा है डॉक्टर नगेंद्र का। रीतिकालीन कविता में लक्ष्मण ग्रंथ, नायिका भेद, श्रृंगारिता आदि की जो प्रवृत्तियां मिलती है, उसकी परंपरा संस्कृत साहित्य से चली आ रही है। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था। इसीलिए काव्य शास्त्रबद्ध सामान्य सृजन प्रवृत्ति और रस, अलंकार आदि की जो निरूपक बहुसंख्यक लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस समय के काव्य को रीति काव्य कहा गया। इस काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों की पुरानी परंपरा के स्पष्ट संकेत संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, फारसी और हिंदी के आदि काव्य तथा कृष्ण काव्य की श्रृंगारी प्रवृत्तियों में हमें सहज ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण ग्रंथ नहीं, लक्षण ग्रंथ होगा, ठीक है। टाइपिंग में कई बार मिस्टेक हो जाती है। इस काल में कई कवि ऐसे भी हुए जो आचार्य भी थे और जिन्होंने विविध काव्यांगों के लक्षण देने वाले ग्रंथ भी लिखे। इस युग में श्रृंगार रस की प्रधानता रही और यह युग मुक्तक रचना का युग रहा। मुख्यतः कवित, सवैये, दोहों में रचनाएं की गई। जैसा कि हमने देखा कि विद्वानों ने केशव दास को रीतिकाल का पहला कवि माना। केशव दास के कई दशक बाद चिंतामणि से लेकर 18वीं सदी तक हिंदी में रीति काव्य का अजस्र स्रोत प्रवाहित हुआ, जिसमें नर नारी जीवन के रमणीय पक्षों और तत्संबंधी सरस संवेदनाओं की अत्यंत कलात्मक अभिव्यक्ति भी देखने को मिली।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काव्य की शुरुआत केशव दास से न मानकर चिंतामणि से मानी है। उनका कहना है कि केशव दास जी ने काव्य के सब अंगों का निरूपण शास्त्रीय पद्धति पर किया है। यह निसंदेह है कि काव्य रीति का समयक समावेश पहल आचार्य केशव दास ने ही किया, लेकिन हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं। वे कहते हैं कि हिंदी रीति ग्रंथों की अखंड परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का आरंभ उन्हीं से माना जाना चाहिए। तो यहीं से प्रश्न बनता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना है? तो उत्तर होगा चिंतामणि त्रिपाठी को। अब विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को विभिन्न नामों से भी पुकारा है, जैसे कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल कहा है, जो कि सर्वमान्य भी है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसको कला काल कहा, तो वहीं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल का नाम दिया। आइए अब जानते हैं कि रीतिकाल की जो काव्यगत या शिल्पगत विशेषताएं रही वो क्या रही, अर्थात किस शैली में जो है यह काव्य रचा गया। तो इसमें सतसई परंपरा का पुनरुद्धार हुआ और इस काल की जो मुख्य भाषा रही वह रही ब्रज भाषा। ठीक है, और इन कवियों ने जो है मुक्तक ग्रंथों की ही रचना की ज्यादातर इस काल में। दोहा छंद की इसमें प्रधानता हमको देखने को मिलती है, और दोहे के अलावा जो और भी छंद रहे जैसे कि सवैया, कवित है ना, और वीर रस के अनुकूल छंद, इस तरह के इन्होंने यहाँ पर इसमें समावेश किया। इस शैली में जो है रीति कवियों ने इस साहित्य को रचा और इनके ये प्रिय छंद भी रहे। हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अच्छे से समझने के लिए विद्वानों ने इसे 3 वर्गों में बांटा है: रीतिबद्ध कवि, रीतिसिद्ध कवि और रीति मुक्तक कवि। अब रीतिबद्ध कवि, इसमें कौन कौन से कवि आते हैं या वो कौन कहलाते हैं रीतिबद्ध कवि? जैसे कि रीतिबद्ध कवियों ने अपने लक्षण ग्रंथों में प्रत्यक्ष रूप से रीति परंपरा का निर्वहन किया है। जैसे कि इसमें आते हैं केशव दास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है ना, जो कि बहुत प्रचलित प्रसिद्ध कथन है और अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? तो केशव दास को। और किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इसी तरह से रीतिसिद्ध कवियों की रचना की पृष्ठभूमि में अप्रत्यक्ष रूप से रीति की परिपाटी काम कर रही होती है, लेकिन उनकी रचनाओं को पढ़ने से साफ पता चलता है कि उन्होंने काव्य शास्त्र को पचा रखा है। इसमें बिहारी, रसनिधि आदि इस वर्ग में आते हैं रीतिसिद्ध कवियों की श्रेणी में। इस काल की जो तीसरी प्रसिद्ध परिपाटी चली वह चली रीति मुक्तक कवियों की। रीति परंपरा से मुक्त कवियों को रीति मुक्त कवि कहा जाता है। घनानंद, आलम, ठाकुर, बोधा आदि इस वर्ग में आते हैं, अर्थात रीति मुक्तक कवियों की श्रेणी में आते हैं। आलम इस धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं और इनकी रचना आलम केली रही है। उसी तरह से घनानंद की बात करें तो रीति मुक्त कवियों में सबसे अधिक प्रसिद्ध कवि घनानंद रहे। इनकी रचनाएं जैसे कि कृपाकंद निबंध, सुजान हित प्रबंध, इश्क लता, प्रीति प्रवास और पदावली रही। उसी तरह से बोधा की रचनाएं वीरा वारिश और इश्कनामा 2 रचनाएं प्रसिद्ध रही, और ठाकुर की ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। आइए अब बात करते हैं रीतिबद्ध कवियों के श्रेष्ठ कवि केशव दास की। आचार्य केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ था। यह पूछा जाता है, ठीक है, कि आचार्य केशव दास का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपने याद रखना है, वे जिझोतिया ब्राह्मण थे और उनके पिता का नाम काशीनाथ था। ओरछा के दरबार में उनके परिवार का जो है बड़ा मान सम्मान था। केशव दास स्वयं ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु भी थे। इंद्रजीत सिंह की ओर से इन्हें 21 गांव मिले हुए थे और वे बड़े आत्म सम्मान के साथ एक विलासमय जीवन वहां पर व्यतीत करते थे। अब पूछा जाता है कि केशव दास का जन्म कहाँ हुआ था और ये किस राजा के यहाँ पे जो थे आचार्य थे या कवि थे। केशव दास कवि भी थे और आचार्य भी थे, ठीक है। तो ये बात भी है रीतिकाल के कवियों के संबंध में कि यहाँ पर जो कवि हुए वो कुछ खुद राजा भी थे या खुद आचार्य भी रहे हैं, है ना, दोनों तरह के। आइए अब बात करते हैं चिंतामणि त्रिपाठी की। ये यमुना के समीपवर्ती गांव टिकमापुर के रहने वाले थे। यह भूषण के अनुसार त्रिविक्रमपुर जिला कानपुर के निवासी थे और ये गोत्रीय कान्यकुब्ज
ब्राह्मण थे। इनका जन्म काल 20वीं संवत 1666 ईस्वी रहा और इस तरह इनका रचना काल 1720 तक माना जाता है। ये रतिनाथ अथवा रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र थे और कविवर भूषण, मतिराम तथा जटाशंकर, जिन्हें कि नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता, उनके बड़े भाई थे। अब यहाँ से प्रश्न भी बनता है कि त्रिपाठी बंधुओं में कौन कौन आते हैं। तो कविवर भूषण, मतिराम, जटाशंकर और चिंतामणि। ठीक है, याद रखना है। अब बात करते हैं मतिराम की। मतिराम हिंदी के प्रसिद्ध ब्रजभाषा के कवि थे और इनके द्वारा रचित रसराज और ललित ललाम नामक 2 ग्रंथ मिलते हैं। परंतु इधर कुछ अधिक खोजबीन के उपरांत मतिराम के नाम से मिलने वाले 8 ग्रंथ भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि इस तरह के 8 ग्रंथ मिले हैं इनके नाम से। मतिराम की प्रथम कृति फूल मंजरी मानी जाती है, जो इन्होंने संवत 1678 में जहांगीर के लिए लिखी थी और इसी के आधार पर इनका जन्म संवत 1660 के आसपास स्वीकार भी किया जाता है, क्योंकि फूल मंजरी की रचना के समय वे 18 वर्ष के रहे होंगे, यह अनुमान लगाया जाता है। अब यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि मतिराम की पहली कृति कौन रही और उन्होंने यह किसके लिए लिखी थी। तो फूल मंजरी मतिराम की पहली कृति रही और इन्होंने यह जहांगीर के लिए लिखी थी। इनका दूसरा ग्रंथ है रसराज, जो कि बहुत इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार भी है ना, बहुत प्रसिद्ध भी है। यह श्रृंगार रस और न्याय का भेद पर लिखा हुआ ग्रंथ है और रीतिकाल में बिहारी सतसई के समान ही लोकप्रिय भी रहा है। इसका रचना काल संवत 1690 और 1700 के मध्य माना जाता है। इस ग्रंथ में सुकुमार भावों का अत्यंत ललित चित्रण किया है मतिराम ने। अब बात करेंगे सेनापति की। सेनापति ब्रजभाषा काव्य के एक अत्यंत शक्तिमान कवि माने जाते हैं। इनका समय रीति युग का प्रारंभिक काल है और उनका परिचय देने वाला स्रोत है केवल उनके द्वारा रचित और एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ कवित रत्नाकर। देखिए, हिंदी साहित्य की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं तो यहीं से प्रश्न बनाए जाते हैं, बीच से ही प्रश्न उठाए जाते हैं। तो सेनापति की कृति कौन है? कवित रत्नाकर, जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, इसीलिए प्रमुख तथ्यों के तौर पर मैं सब आपके समक्ष रख रही हूँ। अब बात करेंगे कवि देव की। ये रीतिकाल के रीति ग्रंथकार कवि रहे हैं और इनका पूरा नाम देवदत्त था। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कवि देव का पूरा नाम क्या था। ये औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद देव ने अनेक आश्रयदाता बदले, किंतु उन्हें सबसे अधिक संतुष्टि भोगीलाल नाम के सहृदय आश्रयदाता के यहीं प्राप्त हुई, जिसने उनके काव्य से प्रसन्न होकर उन्हें लाखों की संपत्ति भी दान में दी थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखने योग्य। और इनकी रचनाओं की बात करें तो रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सुमिल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, प्रेम दीपिका, प्रेम चंद्रिका आदि इनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। अक्सर जिन रचनाओं के अंत में विलास विलास है, वहां से भी आप याद रख सकते हैं। कवि देव ने कविता और सवैयों में ही जो है अपने प्रेम और सौंदर्य का काव्य रचा है और जिसमें हमें इनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति और संवेदनशीलता भी देखने को मिलती है। तो ये थे रीतिकाल के प्रसिद्ध रीतिबद्ध कवि। अब हम बात करेंगे रीतिकाल के प्रसिद्ध रीति सिद्ध कवियों की, जिनमें कि बिहारी लाल पहले नंबर पर आते हैं। बिहारी लाल का जन्म 1538 ईस्वी यानी कि संवत में बात करें तो 1595 में ग्वालियर में हुआ था। वे जाति के माथुर चौबे यानी कि चतुर्वेदी थे और उनके पिता का नाम केशव राय था। जब बिहारी 8 वर्ष के थे तब इनके पिता इन्हें ओरछा ले आए थे तथा उनका बचपन बुंदेलखंड में बीता। इनके गुरु नरहरिदास थे और युवावस्था में ये ससुराल में ही रहते हैं, या यूं कहें कि इनकी युवावस्था जो है ससुराल में ही बीती। बिहारी की कविता का मुख्य विषय श्रृंगार है। इन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों का यानी कि संयोग और वियोग का वर्णन अपने काव्य में किया है। जैसे कि यहाँ पर संयोग का एक उदाहरण देखिए कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुटकाए, सोह करे बहुनु हंसे देन कहे नटी जाए। इस तरह हमें बिहारी के काव्य में 3 तरह की शैली देखने को मिलती है। माधुर्यपूर्ण व्यंजना शैली, जो कि इनकी प्रधान शैली रही और जिसमें इन्होंने वियोग के दोहे रचे। प्रसाद गुण से युक्त सरस शैली, जिसमें इन्होंने भक्ति और नीति के दोहे रचे। और तीसरी रही चमत्कारपूर्ण शैली, जिसमें इन्होंने दर्शन, ज्योतिष, गणित आदि विषयक दोहों की रचना की अपने काव्य में। आपने बिहारी दास का जन्म काल याद रखना है, क्योंकि अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और बिहारी की एकमात्र प्रसिद्ध रचना रही बिहारी सतसई। अब बात करेंगे रसनिधि की। दतिया राज्य के बरौनी क्षेत्र के जमींदार पृथ्वी सिंह रसनिधि नाम से काव्य रचना करते थे। इनका रचना काल संवत
1617 से 1717 माना जाता है और इनका सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रहा रतन हजारा, जो बिहारी सतसई को आदर्श मानकर लिखा गया था, ऐसा मालूम पड़ता है विद्वानों के अनुसार। ठीक है, तो रीति सिद्ध कवि कौन कौन से रहे? बिहारी दास और रसनिधि प्रमुख तौर पर याद रखना है। अब बात करेंगे रीति काल के रीति मुक्त कवियों की, जिनमें पहले नंबर पर आते हैं घनानंद। इनका जन्म काल संवत 1730 के आसपास माना जाता है और इनके जन्म स्थान और इनके पिता के नाम अज्ञात हैं, अर्थात पता नहीं है। इनका जो आरंभिक जीवन वह दिल्ली में बीता और इसके बाद का जीवन इनका वृंदावन में बीता। ये जाति के कायस्थ थे और साहित्य और संगीत दोनों में इनकी जो है असाधारण गति थी, अर्थात अच्छी पकड़ थी इनकी साहित्य और संगीत में। ये आनंद घन के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति मुक्त घनानंद का समय संवत 1744 तक माना है। इस प्रकार आलोचक घनानंद वृंदावन के आनंद घन हैं, अर्थात इनका पूरा नाम आनंद घन है। यह भी परीक्षा में पूछा जाता है। शुक्ल जी के विचार में ये नादिर शाह के आक्रमण के समय मारे गए और श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी इनसे मत मिलता है, अर्थात शुक्ल के मत से हजारी प्रसाद भी सहमत है। लगता है कवि का मूल नाम आनंद घन ही रहा होगा, परंतु छंदात्मक लय विधान इत्यादि के कारण ये स्वयं ही आनंद घन से घनानंद हो गए। अधिकांश विद्वान घनानंद का जन्म दिल्ली और उसके आसपास का होना मानते हैं। तो ये घनानंद के बारे में कुछ प्रसिद्ध तथ्य थे। अब बात करेंगे कवि आलम की। आलम रीति काल के एक हिंदी कवि थे जिन्होंने रीति मुक्त काव्य रचा। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनका कविता काल 1683 से 1703 ईस्वी तक रहा और इनका प्रारंभिक नाम लालमणि त्रिपाठी था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और एक मुस्लिम महिला शेख नामक रंगरेजिन से इनका विवाह हो गया था और इसके बाद इन्होंने अपना नाम आलम रखा था। ये औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। अब ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि आलम किसके आश्रय में रहते थे और शेख नामक रंगरेजिन से किसका विवाह हुआ। तो ये बड़ी प्रसिद्ध है आलम के बारे में ये पंक्तियाँ। आलम की प्रसिद्ध रचनाएं हैं माधवानल काम कंदला, जो कि एक प्रेमाख्यानक काव्य है, और श्याम स्नेही, जिसमें रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया है इन्होंने, और यह प्रबंध काव्य है, और सुदामा चरित, जो कि कृष्ण भक्ति परक काव्य है। आलम केली लौकिक प्रेम की भावना को व्यक्त करने वाला एक परंपरा मुक्त अभिव्यक्ति, श्रृंगार और भक्ति का काव्य है। अब बात करेंगे रीति मुक्त कवि ठाकुर की। बुंदेलखंडी ठाकुर रीतिकालीन रीति युक्त भावधारा के विशिष्ट और प्रेमी कवि थे, जिनका जन्म ओरछे में संवत 1803 में और जिनकी मृत्यु संवत 1880 में लगभग यही मानी जाती है हुई थी। इनका पूरा नाम था ठाकुरदास। ये श्रीवास्तव कायस्थ थे और ठाकुर जैतपुर यानी कि बुंदेलखंड के निवासी थे और वहीं के स्थानीय राजा केसरी सिंह के दरबारी कवि थे। पिता गुलाब राय महाराजा ओरछा के मुसाहब और पितामह क्या थे? खंग राय काकोरी यानी कि लखनऊ के मनसबदार थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ठाकुर कहाँ के रहने वाले थे? बुंदेलखंड के रहने वाले थे और इनके आश्रयदाता कौन थे? राजा केसरी सिंह। अब बात करेंगे हम बोधा की। आचार्य शुक्ल के अनुसार बोधा एक रसिक कवि थे और पन्ना के राज दरबार में बोधा अक्सर जाया करते थे। राज दरबार में सुभान नामक वैश्य से इन्हें बेहद प्रेम हो गया था। महाराज को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बोधा को 6 महीने के लिए देश निकाले की सजा भी दे दी थी। ठीक है, यह बात बड़ी प्रचलित है बोधा के बारे में। किससे हुआ था इनको प्रेम? सुभान नामक वैश्य से। और घनानंद को किससे हुआ था? जो पहले घनानंद पढ़ा हमने, उनको सुजान नामक नर्तकी से प्रेम हुआ था। ठीक है, ये बात बड़ी फेमस है इन दोनों के बारे में। तो इस तरह वैश्य के वियोग में बोधा ने वीरा बारिश नामक पुस्तक लिख डाली। 6 महीने बाद राज दरबार में हाजिर हुए तो महाराज ने पूछा कि कहिए कविराज, अकल ठिकाने आई? तो इन दोनों कुछ लिखा या नहीं? इस पर बोधा ने अपनी पुस्तक वीरा वारिस से कुछ कविता उनको सुनाए महाराज को। तो इस पर महाराज ने कहा कि श्रृंगार की बातें तो बहुत हो चुकी, अब कुछ नीति की बातें भी बताइए। तो इस पर बोधा ने एक छंद सुनाया था महाराज को। वह छंद है, हिली मिली जाने तासो मिली के जनावे हित, हित को न जाने ताको हितु न बिसाहिए, होए मगरूर तापे दूनी मगरूरी करे, लघु है के चले तासो लघुता निभाइए। बोधा कवि नीति को निवीरो, यही भांति है अहे, आपको सराहे ताही आपहु सराहिए। दाता कहा सूर कहा सुंदरी सुजान कहा, आपको ना चाहे ताके बाप को ना चाहिए। तो ये दाता कहा सूर कहा, यह बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्ति है, अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है।
तो यह पद सुनकर महाराज बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बोधा को कुछ मांगने को कहा। इस पर बोधा के मुख से निकला सुभान अल्लाह। महाराज उनकी हाजिर जवाबी से बहुत खुश हुए और उन्होंने अपनी बेहद खूबसूरत राज नर्तकी सुभान को बोधा को उपहार में दे दिया। इस प्रकार बोधा के मन की मुराद भी पूरी हो गई। तो बोधा की जो प्रसिद्ध कृतियां हैं उनमें है वीरा बारिश और इश्कनामा। वीरा बारिश में वियोग श्रृंगार रस की कविताएं हैं और इश्कनामा में श्रृंगार परक कविताओं का वर्णन है। अब जानेंगे हम काव्य अंगों का विवेचन, अर्थात रीतिकाल में जिन कवियों ने काव्य अंगों का विवेचन किया वह क्या था। काव्यांगों का विवेचन करते हुए हिंदी के आचार्यों ने काव्य के सब अंगों का समान विवेचन नहीं किया, शब्द शक्ति की ओर किसी का ध्यान भी नहीं गया और रस में केवल श्रृंगार रस को ही इन्होंने प्रधानता दी। लक्षण पद में देने की परंपरा के कारण इन कवियों के लक्षण अस्पष्ट और कहीं कहीं अपूर्ण रह गए हैं, ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा। अर्थात इन्होंने जो है श्रृंगार रस में ही ज्यादातर काव्य रचा इस काल में, रीतिकाल में, और लक्षण ग्रंथ ही रचे इन्होंने। ठीक है, इस बात पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना निष्कर्ष निकाला है कि हिंदी में लक्षण ग्रंथों की परिपाटी पर रचना करने वाले सैकड़ों कवि हुए हैं। वे आचार्य की कोटि में नहीं आ सकते, वे वास्तव में कवि ही थे, ऐसा आचार्य शुक्ल का मानना है। लेकिन लक्षण ग्रंथों की दृष्टि से कुछ त्रुटियां होते हुए भी इन ग्रंथों का कवित्व की दृष्टि से बहुत महत्व है। अलंकारों अथवा रसों के उदाहरण के लिए जो पद उपस्थित किए गए हैं वे अत्यंत सरस और रोचक हैं। श्रृंगार रस की जितने उदाहरण अकेले रीतिकाल में मिलते हैं या लिखे गए उतने संपूर्ण संस्कृत साहित्य में कहीं भी नहीं उपलब्ध होते। इनकी कविता में भावों की कोमलता मिलती है, कल्पना की उड़ान मिलती है और भाषा की मधुरता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। रीतिकाल में और भी प्रसिद्ध कवि हैं जैसे कि भूषण। भूषण वीर रस के कवि थे। इनका जन्म कानपुर में यमुना किनारे तिकवापुर में हुआ था। भूषण रचित 6 ग्रंथ बताए जाते हैं जिनमें से 3 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं जैसे कि भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास। यह ग्रंथ अभी तक देखने में नहीं आए हैं, बाकी 3 ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक ही उपलब्ध होते हैं। तो रीतिकाल में वीर रस में रचना करने वाले एकमात्र कवि थे भूषण। अब बात करेंगे सैयद मुबारक अली बिलग्रामी की। इनका जन्म संवत 1640 को हुआ था और अतः इनका कविता काल संवत 1670 माना जाता है। इनके सैकड़ों कविता और दोहे पुराने काव्य संग्रहों में मिलते हैं, किंतु अभी तक इनका अलक शतक और तिलक शतक ग्रंथ ही उपलब्ध हो सका है। शिवसिंह सरोज में भी इनकी 5 कविताएं संकलित हैं जिनमें की 4 कविता और 1 सवैया भी है। ठीक है, तो अलग शतक और तिलक शतक अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, आपने याद रखने हैं। अब बात करेंगे कवि वेनी की। वेनी जो है रीतिकाल के कवि थे। वेनी असनी के बंदीजन थे। इनका कोई भी ग्रंथ नहीं मिलता है, किंतु फुटकर कवित बहुत से सुने जाते हैं इनके, जिनसे यह अनुमान होता है कि इन्होंने नक्षिक और षट ऋतु पर पुस्तकें लिखी होंगी। नेक्स्ट रीतिकालीन कवि है हमारे सामने मंडन। मंडन रीतिकाल के कवि थे जो जैतपुर बुंदेलखंड के रहने वाले थे। इनके फुटकर कवित सवैये बहुत सुने जाते हैं, किंतु अब तक इनका कोई ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ है। पुस्तकों की खोज करने पर मंडन के 5 ग्रंथों का ही पता चलता है, जिनमें है रस रत्नावली, रस विलास, जनक पचीसी और जानकी जू को ब्याह और नैन पचासा। तो जानकी जू को ब्याह, जनक पचीसी, ये इस तरह के ग्रंथ हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आपने याद रखना है। ओके। कुलपति मिश्र ये आगरा के रहने वाले माथुर चौबे से थे और महाकवि बिहारी के भांजे के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनके मुख्य ग्रंथ हैं रस रहस्य और मम्मट। बाद में इनके निम्नलिखित ग्रंथ और भी मिलते हैं जिनमें द्रोण पर्व, युक्ति तरंगिनी, नक्षिक, संग्रह सार और गुण रस रहस्य आदि आते हैं। तो इनके बारे में पूछा जाता है अक्सर कि रस रहस्य किसकी रचना है, तो कुलपति मिश्र की है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? माथुर चौबे से थे। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहीं से अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने सुखदेव मिश्र। सुखदेव मिश्र दौलतपुर जिला रायबरेली के रहने वाले मुगल कालीन कवि थे। इनके 7 ग्रंथ मिलते हैं, वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश, रसायन, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश और दशरथ राय। ठीक है, तो इनके सुखदेव मिश्र के भी ये बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं हैं, आपने याद रखनी है। वृत्त विचार, छंद विचार, फाजिल अली प्रकाश और रसायन, ये रचनाएं कई बार नेट की परीक्षा में पूछी गई हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी अंतर्वेद के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण एवं मुगल कालीन कवि थे। संवत 1749 में इन्होंने वार वधु विनोद बनाया था। 32 कविताओं में इनकी एक छोटी सी पुस्तक जंजीरा बंद भी मिलती है।
राधा माधव बुद्धा मिलन विनोद नाम का इनका एक और ग्रंथ मिलता है। और इन रचनाओं के अलावा इनका बड़ा ग्रंथ जो संग्रह मिलता है कालिदास हजारा के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कालिदास त्रिवेदी का कौन है? कालिदास हजारा। नेक्स्ट कवि है हमारे सामने राम। ये रीतिकाल के कवि थे और राम का शिवसिंह सरोज में जन्म बताया गया है संवत 1703 और कहा गया है कि इनके कवित कालिदास के हजारा में मिलते हैं। इनका नायिका भेद का एक और ग्रंथ मिलता है जो कि श्रृंगार सौरभ के नाम से जाना जाता है और जिसकी कविता बहुत ही मनोरम है। और इनका एक हनुमान नाटक भी मिलता है। तो इनका हनुमान नाटक और श्रृंगार सौरभ अक्सर परीक्षा में पूछे गए हैं, नेट जैसी परीक्षाओं में। ठीक है, नेक्स्ट कवि है नेवाज। नेवाज अंतर्वेद के रहने वाले ब्राह्मण थे और संवत 1737 के लगभग मुगलकालीन कवि माने जाते हैं। ये इनके शकुंतला नाटक का निर्माण काल संवत 1737 ही है और इन्होंने शकुंतला नाटक का आख्यान दोहा, चौपाई, सवैया आदि छंदों में किया है। ठीक है, तो शकुंतला नाटक का आख्यान किसने किया है और किस शैली में किया है? दोहा, चौपाई और सवैया शैली में कवि नेवाज ने, याद रखना है। श्रीधर रीतिकाल के कवि थे। इनका नाम श्रीधर या मुरलीधर मिलता है। श्रीधर प्रयाग के रहने वाले ब्राह्मण थे और श्रीधर ने कई पुस्तकें लिखी हैं। बहुत सी फुटकर कविताएं इन्होंने लिखी हैं। इनके 3 रीति ग्रंथों का उल्लेख मिलता है, नायिका भेद, चित्रकाव्य और जंगनामा। ठीक है, तो परीक्षा में पूछी गई है जंगनामा और नायिका भेद किसकी रचनाएं रही हैं? श्रीधर की। नेक्स्ट प्रसिद्ध रीतिकालीन कवि हैं हमारे सामने सुरती मिश्र। सुरती मिश्र आगरा के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे और इन्होंने अलंकार माला संवत 1766 में और अमर चंद्रिका टीका संवत 1794 में लिखी थी। इन्होंने बिहारी सतसई, कवि प्रिया और रसिक प्रिया पर विस्तृत टीकाएं रची हैं जो कि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं। इन्होंने निम्नलिखित रचित ग्रंथ रचे हैं जैसे कि अलंकार माला, रस रत्न माला, रस सरस, रस ग्रह चंद्रिका, नक्षिक, काव्य सिद्धांत और रस रत्नाकर। नेक्स्ट कवि है हमारे सामने कविंद्र। इनका जन्म 1680 ईस्वी में माना जाता है और वास्तविक नाम इनका था उदयनाथ। ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनके द्वारा रचित 3 ग्रंथ मिलते हैं, रस चंद्रोदय, विनोद चंद्रिका तथा जोगलीला, जिसमें कि रस चंद्रोदय और जोगलीला कई बार पूछी गई हैं परीक्षाओं में। ठीक है, याद रखना है आपने। कवि कविंद्र की ये रचनाएं हैं। नेक्स्ट कवि है हमारे सामने श्रीपति। श्रीपति कालपी के रहने वाले कान्यकुब्ज ब्राह्मण एवं रीतिकाल के कवि थे। इन्होंने संवत 1777 में काव्य सरोज नामक रीति ग्रंथ बनाया और इसके अतिरिक्त इन्होंने निम्नलिखित ग्रंथ और भी रचे जिनमें कवि कल्पद्रुम, रस सागर, अनुप्रास विनोद, विक्रम विलास, सरोज कलिका और अलंकार गंगा प्रसिद्ध हैं। तो इनकी भी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, अक्सर नेट जैसी परीक्षाओं में पूछी जाती है। बाकी हिंदी साहित्य की सभी एग्जाम में पूछी जाती है यार, कुछ भी यहीं से तो पूछा जाएगा, कोई बाहर से तो आएगा नहीं, है ना। नेक्स्ट कवि है हमारे सामने बीर। रीतिकाल के कवि हैं ये और दिल्ली के रहने वाले थे, श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने कृष्ण चंद्रिका नामक रस और नायिका भेद का एक ग्रंथ निकाला 1779 ईस्वी में। कृष्ण रीतिकाल के कवि हैं। कृष्ण भी ये माथुर चौबे से थे और बिहारी के पुत्र के रूप में ये प्रसिद्ध है। इनका बिहारी सतसई पर टीका जो है बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, बिहारी लाल जो कि जिनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, तो बिहारी लाल के बेटे हैं ये कृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट कवि हैं पराग। पराग नाम के कवि का नाम जो है संवत 1883 में काशी के महाराज उदित नारायण सिंह के आश्रितों में आता है। इन्होंने 3 खंडों में अमरकोश की भाषा सृजित की थी। नेक्स्ट रीतिकालीन कवि हैं गजराज उपाध्याय। गजराज उपाध्याय की उपस्थिति शिवसिंह सरोज ने संवत 1874 मानी है और इनके द्वारा एकमात्र ग्रंथ मिलता है बृहत्तर तथा रामायण, जिसका नाम है और रचित है यह पिंगल भाषा में। ठीक है, अगले कवि हैं रसिक सुमति। रसिक सुमति रीतिकाल के कवि हैं, ईश्वर दास के पुत्र थे ये और इन्होंने अलंकार चंद्रोदय नामक एक अलंकार ग्रंथ कुवलयानंद के आधार पर दोहों में बनाया है। अब ये बहुत ही प्रसिद्ध है भाई, अलंकार चंद्रोदय किसका ग्रंथ है? रसिक सुमित का। किसके आधार पर लिखा है इन्होंने? कुवलयानंद के आधार पर। गंजन कवि रीतिकाल के कवि तो हैं ही और काशी के रहने वाले थे, गुजराती ब्राह्मण थे। इन्होंने संवत 1786 में कमरुद्दीन खान हुलास नामक श्रृंगार रस का एक ग्रंथ बनाया था। किसने? कवि गंजन ने। नेक्स्ट रीतिकालीन कवि हैं अली मुहीब खान। ये आगरा के रहने वाले कवि थे और इनका उपनाम प्रीतम था। इन्होंने संवत 1787 में खटमल बाईसी नाम की हास्य रस की एक पुस्तिका लिखी थी। अब आपको कुछ नाम अजीब लग रहे होंगे, लेकिन यकीन मानो परीक्षा का जो लेवल इतना डीप है ना, कहीं से भी पूछे जा रहे हैं प्रश्न,
तो यहीं से हैं भाई साहब, यहीं से आते हैं ये प्रश्न। खटमल बाईसी किसकी रचना है? अली मुहीब खान की, जो कि एक रीतिकालीन कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे सामने भिखारी दास। यह तो अक्सर इनका नाम तो सुना होगा। रीतिकालीन कवि हैं ये प्रतापगढ़ अवध के पास टेयोटा गांव के रहने वाले थे। श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके निम्न ग्रंथों का पता चलता है: रस सारांश समत, छंदरवन पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, नाम प्रकाश कोश, विष्णु पुराण भाषा, छंद प्रकाश, शतरंज, शतिका और अमर प्रकाश। जिनमें से काव्य निर्णय और विष्णु पुराण तथा छंदरवन पिंगल और अमर प्रकाश कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट है कवि भूपति। भूपति राजा जो हैं गुरुदत्त सिंह अमेठी के राजा थे। देखिए, मैंने बोला था ना कि रीतिकाल के कुछ कवि कवि भी थे, राजा भी थे, आचार्य भी थे। ठीक है, ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों में गिने जाते हैं। और भूपति ने संवत 1791 में श्रृंगार के दोहों की एक सतसई बनाई थी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कंठाभरण, सूर, सरस रत्नाकर, रसदीप, रस रत्नावली नामक इनके और भी ग्रंथ मिलते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि आखिर सतसई ही क्यों लिखी इन कवियों ने? सतसई का क्या अभिप्राय है? तो ऐसा ग्रंथ या ऐसी रचना जिसमें 700 से ज्यादा दोहे लिखे जाते हैं, है ना। और सतसई जो है यह मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। नेक्स्ट कवि है हमारे सामने तोषनिधि। ये श्रृंगवीरपुर सिंगरौर जिला इलाहाबाद के रहने वाले थे। और तोषनिधि ने जो है संवत 1791 में सुधा निधि नामक ग्रंथ लिखा है। और इनकी 2 पुस्तकें भी हैं, विनय शतक और नक्षिक। अक्सर परीक्षा में पूछी जाती हैं इनकी रचनाएं भी। नेक्स्ट है बंसीधर। रीतिकाल के कवि बंसीधर ब्राह्मण थे और अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। बंसीधर ने दलपति राय के साथ मिलकर संवत 1792 में उदयपुर के महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ लिखा था। किसने? बंसीधर ने। ठीक है, दलपति राय। रीतिकाल के कवि दलपति राय महाजन थे और अहमदाबाद गुजरात के रहने वाले थे। दलपति राय ने बंसीधर के साथ मिलकर संवत 1792 में उदयपुर के महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर नामक ग्रंथ बनाया था। ठीक है, अभी हमने बात की। तो प्रश्न बनता है कि महाराणा जगत सिंह के नाम पर अलंकार रत्नाकर के रचनाकार कौन है? दलपति विजय और बंसीधर, इन दोनों की यह लिखी हुई रचना है। नेक्स्ट रीतिकालीन कवि हैं हमारे सामने सोमनाथ माथुर। सोमनाथ माथुर ब्राह्मण थे और भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के यहाँ रहते थे। सोमनाथ ने संवत 1794 में रस पीयूष निधि नामक ग्रंथ लिखा है। इनके 3 ग्रंथ और भी हैं, जैसे कि कृष्ण लीलावती पंचाध्यायी, सुजान विलास और माधव विनोद नाटक। लेकिन रस पीयूष निधि अक्सर जो है परीक्षा में पूछा जाता है, जो है सोमनाथ माथुर का लिखा हुआ। याद रखना है आप लोगों ने। ओके, तो इस तरह से हम देखते हैं कि रीतिकाल को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा। मिश्र बंधु ने इसे अलंकृत काल कहा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको रीतिकाल का नाम दिया। रीतिकाल में रीति शब्द का प्रयोग काव्यांग निरूपण के अर्थ में किया गया। काव्यांग चर्चा में कविगण वैसे ही आनंद लेते थे जैसे भक्ति काल में कवि ब्रह्मज्ञान चर्चा में लेते थे। ये कवि शिक्षक या आचार्य की भूमिका का निर्वाह करने में अपना गौरव समझते थे। कौन? रीतिकाल के कवि। इस प्रकार हम मूल्यांकन के तौर पर कह सकते हैं कि समग्रतः रीतिकालीन काव्य जन काव्य न होकर दरबारी संस्कृति का काव्य है। इसमें श्रृंगार और शब्द सजा पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। कवियों ने सामान्य जनता की रुचि को अनदेखा कर सामंतों एवं रईसों की अभिरुचियों को कविता का केंद्र बनाए रखा और इससे कविता आम आदमी के दुख एवं हर्ष से जुड़ने के बजाय राज दरबारों के वैभव व विलास से जुड़ गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह वक्तव्य भी बड़ा प्रसिद्ध है बिहारी लाल के संबंध में कि श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना किसी और का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी ने इस सतसई के अलावा कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। और मुक्तक कविता में जो गुण चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचाते हैं और इसमें कोई संदेह भी नहीं है। तो ये था रीतिकाल। और रीतिकाल का अगर हम मूल्यांकन करें इसकी विशेषताओं के तौर पर, तो हिंदी में रीति काव्य का आधार संस्कृत के लक्षण ग्रंथ ही रहे। ठीक है, और संस्कृत में कवि और आचार्य ये 2 अलग अलग व्यक्ति होते थे संस्कृत में, लेकिन हिंदी में यह भेद मिट गया। आचार्य भी कवि हो गए और कवि भी आचार्य हो गए। प्रत्येक कवि आचार्य बनने की कोशिश करने लगा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे सफल आचार्य तो बन नहीं पाए, बल्कि उनके कवित्व पर भी कहीं कहीं दाग लग गए।
इन रीति ग्रंथकारों में मौलिकता का सर्वथा अभाव पाया गया और परिणाम स्वरूप उनका शास्त्रीय विवेचन सुचारू रूप से नहीं हो सका, ऐसा माना जाता है विद्वानों के द्वारा। तो यह था हिंदी साहित्य का प्रसिद्ध काल रीतिकाल, जो आदिकाल और भक्ति काल के बाद आता है। वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूलना और शेयर भी करते रहिए। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट भाग लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।